हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपको इस नए सीरीज में मैं क्लास 11 की एनसीईआरटी के आर्ट एंड कल्चर की शॉर्ट नोट्स लेके आया हूं। इसमें आपको मैं दो तीन भागों में लेके आऊंगा। जैसे तो पहले भाग में मैं आपके लिए लेके आया हूं भारतीय कला का परिचय भाग एक में। जैसे लेसन फर्स्ट में प्रागैतिहासिक शैलचित्र जो है अत्यंत प्राचीन काल अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए कोई लिखित दस्तावेज ना हो उसे प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई जाती हैं। भारत में अब तक जो प्राचीनतम शैलचित्र मिले हैं वे उत्तर पुरापाषाण काल के हैं। भारत में शैलचित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867 से 68 में पुराविद आर्कीबोल्ड क्लाइन ने की थी। शैलचित्रों के अवशेष वर्तमान में भारत में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार के कई जिलों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में कुछ शैलचित्र मिले हैं। अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर पर स्थित सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुडियार शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, 1 लाख गुफाओं में अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार में पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। मानव चित्र, ये वे चित्र होते हैं जिनमें सफेद, काले, लाल रंग के बनाए जाते हैं जिसको मानव को छड़ी रूप में दिखाया गया है। पशु चित्र, एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी, कई रंगों वाली छिपकली और ज्यामितीय आकृतियों में लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइन बनाई गई है। कश्मीर से भी 2 शिलापत्र प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट चट्टानों में 3 स्थान प्रसिद्ध हैं, जैसे कुपगल्लू, पिकलिहाल, टेक्लकोटा। 3 तरह के चित्र प्राप्त होते हैं, सफेद रंग के, लाल रंग के और सफेद पृष्ठभूमि के। परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल में पशु चित्रों का विषय जो था उसमें से सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि पाए जाते थे। वनस्पतियों के चित्र बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-1958 में डॉक्टर वीए वकाड़कर द्वारा की गई थी, जिसमें पाए गए चित्रों के विषय में क्या था, जैसे शिकार था, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर की सज्जा आदि इस प्रकार के चित्र पाए गए थे। भीमबेटका की कला शैली तकनीकी और आधार के अनुसार कई श्रेणी में बांटा गया। जैसे पहला काल में पुरापाषाण युग था, दूसरे काल में मध्यपाषाण युग के चित्र मिले, तीसरे काल ताम्रपाषाण युग के चित्र मिले। उत्तर पुरापाषाण युग में अपर पैलियोलिथिक पीरियड में इस युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बने हैं। कुछ चित्र धावन चित्र हैं, बड़े बड़े जानवरों, भैंसों, हाथियों, सुअरों, भेड़ों के चित्र आदि पाए गए। अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से उभरे हैं। मध्यपाषाण युग में चित्रों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। विषयों की संख्या बड़ी किंतु चित्रों का आकार छोटा था। शिकारियों के चित्र, छोटे छोटे जीव व पक्षियों के चित्र और सामूहिक नृत्य के चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका के कलाकार काला, पीला, बैंगनी, भूरा, सफेद रंग का प्रयोग करते थे। लाल रंग के लिए वे गेरू का प्रयोग होता था। हरे रंग के लिए कैल्सेडोनी पत्थर एक प्रकार का होता है, उसके उसके द्वारा हरा रंग बनाया जाता था, और सफेद रंग के लिए चूना पत्थर से प्राप्त करते थे। लेसन 2, चैप्टर 2 में सिंधु घाटी की जो नॉर्मल सिंधु घाटी के बारे में बताया गया उसको शॉर्ट नोट्स में बना के लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल थे, फेमस थे, मतलब कई स्थल थे लेकिन 2 प्रमुख स्थल फेमस हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे। हड़प्पा सिंधु नदी के तट के उत्तर में बसा हुआ था और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दक्षिण में बसा हुआ था। ये दोनों शहर मतलब नगर नियोजन के दृष्टि से सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की विशेषताओं में से सिमिलरिटी ये थे कि मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि अत्यंत व्यवस्थित था और अत्यंत उत्तम जल निकासी व्यवस्था थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पाई गई मूर्तियों में, मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ से किया गया है। मूर्तियों के निर्माण में कल्पना शक्ति मौजूद थी। संख्या की दृष्टि से अधिक नहीं, कला की दृष्टि से उच्च कोटि की मूर्तियां पाई गई है। पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण। पत्थर की मूर्तियों में विशेषता सेलाखेड़ी से बनी थी। कांसे की ढलाई की गई थी, जैसे हड़प्पाई लोग इस काम में प्रवीण थे। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है कांस्य प्रतिमाएं पाई गई हैं। जो जानवरों की मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय भैंस व बकरी की मूर्तियां हैं। और मृण मूर्तियां यानी टेराकोटा, सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की भी मूर्तियां बनाते थे। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय है। मूर्तियों की विशेषताएं, लाल गुथे हुए, कुंडलित, एकदम सीधे खड़े हुए, टांगे चौड़ी, थोड़ी चौड़ी हैं, भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे और लटकी हुई हैं। और पाई गई मुद्राएं हजारों की संख्या में प्राप्त, जो आमतौर पर सेलाखेड़ी और कभी कभी गोमेद तांबे से बनी होती थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोविज्ञानों का उत्प्रेरक है। ये मुद्राएं बावजूद के तौर पर पहनी जाती थी।
इनका निर्माण वाणिज्यिक था। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। मुद्राएं अधिकतर जानवरों की होती थीं। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। मृदभांड की विशेषताएं जो पाए गए, मृदभांड उसमें बर्तन अधिकतर सादे होते थे, लाल मिट्टी के बने होते थे। बर्तनों पर अधिकतर सुंदरता स्लेटी लेप पर होती थी। छोटे छोटे कलश शामिल, जिन पर काले, हरे और कभी कभार सफेद ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थी। छोटे छोटे पात्र के जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, और सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। आभूषण की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष स्त्रियां सभी अपने आभूषण से सजाते थे। गहने बहुमूल्य धातुओं से बने होते थे। सुंदर गहने, कान की बूंदे, सोने के कुंडल, तांबे के कड़े, मनके, शीर्षाभूषण, लटकने, बटने आदि शामिल है। मनकों का उद्योग काफी विकसित था। गरीब अमीर लोग सभी आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार, आभूषण और फैशन के प्रति जागरूक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पहनावा, जिसमें से पुरुष स्त्रियां धोती और शाल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शाल दाएं कंधे से नीचे ले जाकर कंधे के ऊपर ओढ़ी तक जाती थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी। स्त्रियां चेहरों पर लेप लगाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों में निम्नलिखित विशेषता पाई गई है। पत्थर की मूर्तियों में दो प्रमुख मूर्तियां बहुचर्चित है। एक पुरुष का धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है। दूसरी प्रतिमा दाढ़ी वाले पुरुष की आवच मूर्ति है जो शैलखेड़ी से बनी है। पत्थर की मूर्तियों में दाढ़ी वाले पुरुष की साल त्रिफुला नमूने से सजी है। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई है, मानो वह ध्यानावस्थित है। नाक सुंदर बनी हुई है। होंठ आगे की ओर निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी विशेषताएं उसमें पाई गई हैं। कान, सीप जैसे दाढ़ी, मूछ, गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई पड़ती है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जिससे लगता है वह हार पहने हुए हैं। और लेसन 3 फाइन आर्ट्स में आपको लेसन 3 में मौर्यकालीन जो कलात्मक विशेषताएं हैं उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। जो 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, जो मौर्यकालीन कला की विशेषता है, जिसमें सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। वे किसी एक पूजा तक सीमित नहीं थे। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी। बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया था। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। मौर्य सम्राटों में अशोक सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मौर्य सम्राट जो अशोक था वो बौद्धों का शरणदाता था। खंभे, मूर्तियां और वास्तुकला। मौर्य काल में पाई गई मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया था। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं, जिनमें उत्कीर्णता, कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मौर्यकालीन स्तंभों की चोटियों पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्षिणियों और यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाओं की विशेषता है कि ये पॉलिश की हुई है, इनकी सतह पॉलिश की हुई है और जिससे ये चिकनी है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे उनकी प्रतिमाओं में पॉलिश की गई है और सतह पे पॉलिश की गई है और ये चिकनी है, ये यूपीएससी के लिए आपके लिए बहुत विशेष है। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट उठाकर वो क्वेश्चन बना देता है, जिससे लड़कों को लगता है कि भाई ये एनसीईआरटी से कहाँ से पूछा गया। तो इस विशेष ध्यान रखते हुए ये जो शॉर्ट नोट्स तैयार की गई है वो आपके सामने है। और इसमें 7वें नंबर में पटना, विदिशा, मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। और मौर्यकालीन मूर्तियों की विशेषताएं हैं कि मूर्तियों के चेहरे पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता साफ दिखाई देती है। मूर्तियों के अंग प्रत्यंग पूरी तरह उभरे हुए हैं। यक्षिणी की प्रतिमा एक सर्वोत्तम उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा गया जा सकता है। यह एक लंबी, सुगठित और प्रतिमा की सतह चिकनी है। बिहार के बारावार की पहाड़ियों में शैलाकृत गुफा, चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है, जिसमें लोमस ऋषि गुफा कहते हैं। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमानों पर शुरू हो गया था, किंतु सनातन धर्मों के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनती थीं। इस स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। अनेक स्तूप बिहार के राजगृह वैशाली, वेतद्वीप एवं पासा में, नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं बिपलीवन में स्थापित है।
स्तूप बिहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मुठीम संकुलों के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान उनके बाद ऐसे अभिलेख मिले जिनसे दानदाताओं के नाम और पेशा भी उत्कीर्ण है। कुछ शिलालेखों के कलाकारों का शिल्पकारों का नाम भी उत्कीर्ण है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से का उल्लेख है। व्यापारिक जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय समय पर अपने मूल स्थान का नाम भी लिखवाते। सिंह शीर्ष मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। मौर्यकालीन सिंह शीर्ष की विशेषताएं, जो मौर्यकालीन समय पे सिंह शीर्ष बने उसकी जो विशेषताएं हैं उसको मैंने कुछ शॉर्ट स्टोर में लिखा गया है, इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने वाली ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव या भाग थे। स्तंभ सेक्ट जो कई भागों में टूट चुका था, एक कमल घंटी का आधार था, उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति से दिखाए गए हैं, 4 तेजस्वी सिंहों के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां, एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। इस सिंह के शीर्ष को अपरिचक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठे हुए हैं। विस्तृत पेशीय विन्यास मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। मौर्यकालीन यक्षिणी मूर्तियों की विशेषताएं, जो मौर्यकालीन यक्षिणी मूर्तियां पाई गई हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी हुई है, यक्षिणी के हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है, चेहरे पर कपोल गोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं, गर्दन छोटी, पेट आगे निकला हुआ और पैरों पर मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं, अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी हुई है, केस संधि बंधी हुई है, पीठ खुली है और पीठ के दोनों धड़ धड़ का सामान है उसके भारी उरेजों के दृष्टि गोचर है। मौर्यकालीन स्तूपों प्रतिमाओं के निर्माण से जो कि परावर्ती शताब्दी के स्तूपों और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं में अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी है जिनका निर्माण मूल रूप से पहले किया जा सकता था और आगे चलकर दूसरी शताब्दी में हुआ है। इस तरह इसको शॉर्ट नोट्स में लिखा गया है। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी तक बुद्ध की प्रतिमाओं या कलाकृतियों के दर्शन नहीं होते थे। बुद्ध के प्रतीकों जैसे पद चिन्हों, स्तूपों, चक्रमण, सिंहासन आदि के रूप में दर्शाया गया है। और जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्र दर्शाया गया है वे मुख्य रूप से छंदक जातक, विदुर जातक और रूप जातक, शिव जातक, बेसंतर जातक और समजातक है। तो इस तरह आपके ये पहला चैप्टर पूरा होता है, मतलब पहला वीडियो। और नेक्स्ट मैं आपके लिए अगली क्लास में लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा डिटेल से ये क्लास 11 की एनसीईआरटी की नोट्स का दिखाया जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये नोट्स, जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, और जो गलती हुई या फिर जो सुधार लाना हो या फिर जो आपको जैसे कोई क्वेश्चन हो तो आप ये कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।